बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। सभी किसान भाई बहनों को रूपा भोजी का तहे दिल से जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। खुशी के लिए काम करने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि खुश होकर काम करने से खुशी भी मिलती है और सफलता भी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मशरूम की खेती आर्द्रता और तापमान के अनुसार करें। राज्य के किसानों को किसान कॉल सेंटर का मिल रहा लाभ। ग्रीष्मकालीन फूल गोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं अर्ली कुआरी। अब समाचार विस्तार से। मशरूम की खेती के लिए आर्द्रता और तापमान का ध्यान रखना जरूरी है। यदि 9 से 18 डिग्री तापमान है तो बटन मशरूम और 18 से 20 डिग्री तापमान है तो एस्टर मशरूम की खेती करें। साथ ही 75 से 80% नमी को बनाए रखना जरूरी है। झारखंड के किसानों को किसान कॉल सेंटर का लाभ मिलने लगा है। राज्य के किसान अब खेती बाड़ी और योजनाओं से संबंधित अपने सवालों का जवाब और समस्याओं का समाधान किसान कॉल सेंटर से अपनी भाषाओं में जान सकेंगे। राज्य के किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर अपनी समस्याओं और सुझावों को दर्ज करा सकते हैं। पशुपालक भाई अपने मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए समय से टीकाकरण कराएं। प्रयास करें बरसात आने से 1 से 2 माह पहले यानी मई जून माह में टीकाकरण अवश्य करा लें। पशुपालक भाई अपने मवेशियों को बीमारियों से बचाव के लिए FMD, लंगड़ा या गला घोटू और बकरियों में PPR का टीका लगवाएं। इससे मवेशियों में रोग से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और मवेशी कम बीमार पड़ते हैं। ग्रीष्मकालीन फूल गोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में अर्ली कुंवारी लगाएं। ग्रीष्मकालीन फूल गोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई सब्जी जैसे प्याज इत्यादि में निकौनी के लिए फिंगर वीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 से 7 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में लगने वाले रोग पत्ती, अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग पत्ती, अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.2% मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेतीबाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है सुकर पालन व्यवसाय में पोषण के महत्व के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं सुकर पालन में पोषण का क्या महत्व होता है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो वैज्ञानिक हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। जैसा कि हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई सुकर का पालन करते हैं, लेकिन पोषण की कमी से बहुत तरह की उनको दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमारे किसान भाई शुरुआती दौर में क्या क्या ध्यान दें ताकि इससे उनको छुटकारा मिल सके। सुकर पालन का अपना एक खास महत्व है। झारखंड में पशुपालन की यदि बात करते हैं, सुकर पालन का विशेष महत्व है और ज़्यादातर किसान सुकर पालन से जुड़े हैं। सुकर पालन हमारे किसान इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे पशुओं की तुलना में इसमें कम खर्च में ज़्यादा आमदनी है। क्योंकि ये जो सुकर जो पशु हैं तेज़ी से बढ़ते हैं, ज़्यादा बच्चे देते हैं,
बीमारियों की संभावना अन्य पशुओं की तुलना में कम होती है। इस कारण से ज़्यादा किसान हमारे सूकर पालन से जुड़े हैं और इसकी बाजार व्यवस्था हमारे यहाँ इतनी अच्छी है कि जो सूकर पालक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन सूकर पालन की यदि बात करते हैं तो सूकर पालन में जो भी किसान जुड़े हैं तो वो भी जानते होंगे कि सूकर पालन में जो खर्च होता है उसका लगभग 75 से 80% खर्च सिर्फ पोषण पे होता है, आहार पे होता है। तो आहार का खर्च ही इस बात पे निर्भर करता है कि सूकर पालन से हमारे किसान को कितना फ़ायदा हो। तो आहार की बात करते हैं तो सभी तरह के किसानों के लिए सूकरों के लिए आहार की व्यवस्था है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो हमारे किसान भाई उससे जुड़े हैं उसके लिए अलग आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए अलग आहार की व्यवस्था है। आहार की व्यवस्था इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आहार के खर्च को कम करके सूकर पालन करने से ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ आहार के खर्च को कम करने के साथ ही साथ जो पोषक तत्व है वो भी हमारे जो सूकर हैं उनको मिलना चाहिए ताकि उनमें बढ़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो वैसे किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, सूकर पालन तो जानते हैं कि हमारे हर गाँव में हमारे किसान भाई सूकर पालन से जुड़े हैं। तो जो वैसे किसान जो ग्रामीण परिवेश में है वो सूकर पालन कर सकते हैं और उनको खिलाने की व्यवस्था वैसे किसानों को मैं कहता हूं कि आप 50% दाना, आधा दाना और आधा बेकार खाद्य पदार्थ, क्योंकि सूकर में ये क्षमता बहुत अच्छी क्षमता है कि बेकार खाद्य पदार्थ को बहुत अच्छी तरह से मांस में कन्वर्ट करता है। तो जो ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर किसान जो है सब्जी का उत्पादन करते हैं, जो है खेती से जुड़े हैं, कृषि से जुड़े हैं, तो उसमें जो भी खेती के जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे जो किसान हैं वो सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में जो झारखंड का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो वन से आच्छादित है, तो वैसे किसान सूकरों को जो चरा करके भी रख सकते हैं और चराने से भी उनके आहार का खर्च काफ़ी कम होता है और चरने के क्रम में काफ़ी पोषक तत्व हमारे सूकर को मिल जाते हैं। ऐसे तो हम बात करते हैं कि आहार की यदि बात करते हैं, संतुलित आहार हमारे सूकरों को देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संतुलित आहार अगर नहीं देंगे तो पोषक तत्व की कमी के कारण तरह तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है, बढ़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है। तो संतुलित आहार की बात करते हैं तो सूकर को मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मछली चूर, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिला करके हम लोग आहार बनाते हैं। इसमें लगभग मुख्य जो है मकई का दर्रा जो होता है 60 से 65% होता है। उसके बाद जो है चोकर जो होता है 15 से 20%, जो खल्ली होता है 15 से 20% देते हैं, मछली का चूर्ण 8 से 10% देते हैं, मिनरल मिक्सचर 2%, नमक 1%, ये मिला करके हम लोग आहार बनाते हैं। आहार 4 तरह का होता है। छोटे बच्चे के लिए आहार अलग होता है, इसको क्रीप राशन कहते हैं। वैसे राशन जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 22% होती है, और ये जो क्रीप राशन होता है ये 8 सप्ताह तक के बच्चों को देते हैं ताकि उसमें तेज़ी से बढ़ने की क्षमता उसमें आए। उसके बाद स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर राशन। फिनिशर राशन जो होता है वो लगभग जो होता है कि फिनिशर में प्रोटीन की मात्रा कमी होती है, फिनिशर राशन का आहार सस्ता होता है। तो सभी तरह के वर्ग के अनुसार हम लोग जो है कि आहार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो किसान शहरी क्षेत्र में सूकर पालन कर रहे हैं वो आहार की व्यवस्था के लिए बेकार खाद्य पदार्थ या होटलों की जूठन सामग्री का उपयोग करते हैं। होटलों की जूठन सामग्री भी देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको सारा पोषक तत्व मिल जाता है, तो और सस्ता भी पड़ता है। तो वैसे किसान जिनमें होटलों की जूठन सामग्री अगर उपलब्ध है तो वो खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में जो खेती के अपशिष्ट हैं, साथ ही साथ जो हड़िया मेरा जो होता है, चावल का जो अंश होता है वो दे सकते हैं, महुआ दे सकते हैं, चराने की व्यवस्था भी रख सकते हैं। तो इस तरह से पोषक तत्व जो है कि सब तरह से जहाँ पे जो किसान हैं वो उस तरह से पोषक तत्व की जो उपलब्धता है वो उपलब्ध करा करके दे सकते हैं। पोषक तत्व की कमी से अगर हम पोषक तत्व सही ढंग से नहीं देते हैं तो उसकी कमी से जो है कि डिफिशियंसी डिजीज़ जो बोलते हैं कि पोषक तत्व की कमी से होने वाली जो समस्याएं होती है सूकरों में हो सकती है। तो इस तरह से पोषक तत्व जो है उनको भरपूर मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो है कि सूकर पालन जो हम करते हैं, सूकर पालन से अगर लाभ की बात करते हैं तो उसमें सूकर पालन हमारे किसान भाई 2 तरह से करते हैं, एक मांस उत्पादन के लिए और दूसरा बच्चा उत्पादन के लिए। मांस उत्पादन की यदि बात करते हैं तो इसमें लगभग एक सूकर 1 साल में लगभग 3 से 3.5 क्विंटल दाना खाता है और इसका वजन लगभग 100 किलो इसका वजन हो जाता है। हम अगर संकर नस्ल की सूकर की बात करते हैं, जैसे झारसुक नस्ल जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है, ये झारसुक नस्ल 1 साल में 100 किलो या उससे अधिक हो जाता है इसका वजन, लेकिन पोषक तत्व की उपलब्धता होनी चाहिए।
तो इसमें जो मांस के लिए हम लोग तैयार करते हैं, तो उसमें हम लोग जो किसान है शहरी क्षेत्र में, उसको हम लोगों ने कहते हैं कि आप होटलों की जूठन सामग्री अगर उपलब्ध है तो आप 75% उसको दे सकते हैं, 25% दाना मिश्रण दे करके आप सूकर को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सूकर 100 किलो वजन करने में लगभग 3 से 3.5 क्विंटल दाने का खर्च होता है। उसी तरह से बच्चे जो देने वाली जो मादाएं होती है, साल में 2 बार बच्चा देती है, एक बार 8 से 12 बच्चे देती है, एक बार में नहीं, एक साल में 16 बच्चा कम से कम देती है। तो वैसे मादा को 2 से 2.5 किलो और जो मादा जो दूध पिला रही है वो प्रति बच्चा 200 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा दाना हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से दाना मिश्रण देना है, जो उपलब्ध राशन है वो देना है, और साथ ही साथ कुछ दाना मिश्रण ऐड करना है ताकि पोषक तत्व की कमी ना हो, और सस्ता आहार देना है और पूरा पोषक तत्व मिलना चाहिए सूकर को, तभी हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। चलते चलते हमारे किसान को ये जानकारी दे दें कि क्या गर्मी के मौसम के लिए आहार तत्व जो बनाते हैं मिक्सचर और जाड़े के लिए, क्या दोनों में अंतर होना चाहिए? बिल्कुल, गर्मी के मौसम जैसा अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय कोशिश करना चाहिए कि पोषक तत्व जो हम बना रहे हैं उसमें एनर्जी की मात्रा ज़्यादा हो। उसमें हम लोग कुछ छोआ मिला सकते हैं, मकई की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा को कम करते हैं, वैसा चारा देना चाहिए जिससे अंदर गर्मी थोड़ी कम पैदा हो। और क्योंकि सूकर गर्मी से ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उससे बचाव के लिए हम लोग इस तरह से थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। और वैसे किसान जो होटलों की जूठन सामग्री दे रहे हैं, वो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेश दें, ज़्यादा पुराना नहीं दें, सड़ा हुआ नहीं दें, ताकि अगर पुराना होगा तो उसमें फंगस वगैरह होगा, जिससे सूकरों की मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाई को बहुत विस्तार से जानकारी दी कि किस प्रकार से सूकर के लिए आहार की व्यवस्था की जाए। इस विषय पर जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। अब बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी है समन्वित कृषि प्रणाली व्यवसाय का बेहतर विकल्प के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर आप अपने आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। कि आज का विषय हमने लिया है समन्वित कृषि प्रणाली। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि समन्वित कृषि प्रणाली है क्या और इसको कैसे अपनाया जा सकता है। जी किसान भाइयों, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि समन्वित है, कृषि है और प्रणाली है। मतलब समन्वित मतलब एक दूसरे को ले करके, सबको साथ ले करके तालमेल बिठाते हुए कृषि से जुड़ा हुआ, और प्रणाली मतलब सिस्टम। एक सिस्टम ऐसा है, कृषि से संबंधित एक सिस्टम ऐसा है जो सारे कृषि के अवयव को लेकर के एक रूप देते हैं, और उससे जो हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, इवन आदमी या पानी, ये सबको सही उपयोग करते हुए बूंद बूंद एकदम पोटेंशियल जिसको कहते हैं, एकदम बिल्कुल सही उपयोग करते हुए हम अपनी फसल का पैदावार बढ़ाते हैं, और ऐसा बढ़ाते हैं कि अगले साल ये चलता रहे, मतलब सस्टेनेबिलिटी हो, अस्थायित्व हो इसमें। तो इस तरह का सिस्टम जो कृषि से संबंधित सारे अवयवों को लेकर के अधिक से अधिक आमदनी लेते हैं, जो अस्थायी हो, इस चीज़ को हम समन्वित कृषि प्रणाली कहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत आने वाले अवयव, तो ये अवयव क्या है और कैसे इनका उपयोग हमारे किसान भाई अपने जीवन में करेंगे? जी, बहुत पहले क्या होता था कि लोग धान की खेती कर रहे हैं तो धान की ही खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं गेहूं की खेती कर रहे हैं। तब हुआ कि 4 महीने हम जुताई करते हैं खेत की, फिर बुआई करते हैं, फिर वो 3-4 महीने देख रेख करते हैं, मतलब वीडिंग होइंग, मतलब अंतरकर्षण क्रियाएं करते हैं, फिर से हार्वेस्ट करते हैं, फिर बोते हैं, फिर ऐसे करके एक फसल ऐसे करके चलता रहता है। लेकिन तब हमको लगा कि नहीं, हमको धान की भी ज़रूरत है, हमको फल की भी ज़रूरत है, और धान का अगर 4 फीट तक पौधा है तो उससे ऊपर भी हमारे पास जगह है, तो क्यों नहीं हम ऊपर लें। तो बहुस्तरीय विधि को देखते हुए, बहुफसलीय स्थिति को देखते हुए कि क्यों नहीं हम गेहूं में चना भी बो दें, जो चना गेहूं को भी हेल्प करेगा, और गेहूं भी थोड़ा सा छाया वगैरह के केस में चना को हेल्प करेगा। तो ऐसे करके एक दूसरे के लिए अनुपूरक जैसे हों, और एक दूसरे के लिए कंपटीटर ना हो। ऐसा नहीं कि हम रहेंगे तुमको मार देंगे, या वो बोले तुम हम रहेंगे तुमको मार देंगे, ऐसा नहीं। एक दूसरे को सहारा देते हुए फिर जिए, और अंततः किसान की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके अवयव मुख्य रूप से हैं, जैसे
कृषि के जितने फसल हैं ये। दूसरा, उसके लिए गोबर खाद चाहिए, तो खाद के लिए गोबर चाहिए। गोबर के लिए फिर गाय वगैरह का पालन करते हैं, गो पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, सुअर पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। दूसरे तरफ फिर अब वो गोबर खाद के लिए चाहिए। तीसरे तरफ हमको जैसे मल्चिंग के लिए चाहिए, हम कहते हैं ना कि खरपतवार नहीं हुआ तो मल्चिंग करिए, तो मल्चिंग के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मल्च के रूप में ज़्यादा अच्छा होंगी। ढैंचा वगैरह है, घास, तो फिर जानवर रखेंगे तो घास वगैरह भी चाहिए, तो उनके चारा के लिए भी चाहिए। ऐसे करके जब हमारे पास मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें तालाब भी, नीची ज़मीन भी हो सकती है, तो उसमें तालाब बना लेंगे। तालाब में फिर मछली पालन कर लेंगे, तो पानी में तो मछली रहेगी। मछली के भी अलग अलग स्तर हैं, रोहू, कतला, तो ये भी विभिन्न स्तर पे रहते हैं, तो उसमें भी बहुस्तरीय हम मछली पालन कर सकते हैं। और सतह पे मछली को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है पानी में। तो देखिए होइएगा कि जो एक्वेरियम लगाते हैं घर में, तो एक मोटर रहता है जो हवा को, पानी को चर्न करता है, मतलब वो पलटते रहता है और हाउस में हवा भरते रहता है, पंप जैसा होता है। तो मछली को लिए भी पंप जैसा चाहिए, तो नेचुरल क्यों नहीं पंपिंग करें। तो फिर बतख पालन करते हैं, बतख उसमें तैरता है, तो उसमें भी मछली को हवा मिलने में आसानी होती है। और बतख जो विष्ठा करता है वो मछली का भोजन बनता है। तो बतख से तो हमको आमदनी हो ही रही है, और वो बतख से मछली का उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि उसका विष्ठा से उसका भोजन मिल रहा है, उसको जीने के लिए हवा मिल रही है। तो ऐसे करके सारे अवयव को लेकर के, मतलब मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, गो पालन, बकरी पालन वगैरह लेते हुए हम कृषि के सारे, जैसे आम, मतलब उद्यानिक फसल और एग्रोनॉमिकल फसल, जैसे मान लीजिए धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, तिलहन, दलहन ये। और दूसरे तरफ सिल्क वगैरह के लिए, मलबेरी वगैरह के लिए अगर हम कुछ पौधा लेना चाहें, जिससे कि जो लाह निकलता है, बेल वगैरह का हम ले सकते हैं, कुसुम का पौधा का ले सकते हैं। ऐसे करके हम इस तरह से एक सुनियोजित ढंग से एक खेत का इकाई में ऐसी कृषि करते हैं जिसमें सारी चीज़ों का समन्वयन हो और अंततः आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और फिर एक दूसरे के लिए अगली फसल के लिए वो हेल्प करे। तो यही है मुख्य रूप से समन्वित कृषि प्रणाली। तो इन सब के लिए हमारे किसान भाइयों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। तो ये प्रशिक्षण कहाँ मिलेगी और कैसे वो किसान आप से या संस्था से जुड़े, इसके लिए भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, किसान भाइयों, आपके राज्य में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पे तीनों संकाय इस काम के लिए लगे हुए हैं। जैसे आपका पशुपालन विभाग अलग है, पशुपालन विभाग भी है, कृषि विभाग भी है, और दूसरे तरफ आपका स्टैटिस्टिक्स जो संबंधित ज़रूरत होती है वो विभाग भी है। तो उद्यान विभाग से फल, सब्जी, प्लांटेशन क्रॉप, मतलब कॉफ़ी, चाय वगैरह, आप मसाले, औषधीय फसल ले सकते हैं। दूसरी तरफ आप टिम्बर क्रॉप वगैरह भी ले सकते हैं, लकड़ी के, इमारती लकड़ी के पौधे वगैरह ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉरेस्ट्री कॉलेज है, वानिकी संकाय है। तीसरे तरफ हमारा कृषि विभाग है। बायोटेक्नोलॉजी, आपको ज़्यादा पौधे की ज़रूरत है, जैसे केला के पौधे की ज़रूरत है, तो बीज से निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो हम प्रवर्धन विधि से करते हैं, उत्तक प्रवर्धन विधि से, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो संकाय हैं उसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी है, जिसमें कि आप हर तरह का समन्वयन होते हुए वो निर्धारित करेगा कि कब ट्रेनिंग करेंगे, कैसे करेंगे, तो वहाँ के लिए भी प्रशिक्षण मिल जाएगा। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एक बहुत अच्छा ज्ञान स्रोत पुंज के रूप में आपके राज्य में निहित है, आप उसकी सहायता लें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर आप अपने आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भानु जी, और किसान भाइयों धन्यवाद आपको। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी अगले अंक में हम ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। अब बारी है कागज़ और कलम उठाने की। फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप हमें अपने सुझाव और समस्या के बारे में लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं, तो संपर्क कीजिए।
अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।